मेरी आवाज आ रही है नितिन? आवाज क्लियर है ना मेरी? हम्म। ओके। ओके, तो शुरू करते हैं। देखो, हम लोग तो शुरू करेंगे, अपना काम करेंगे। कोई आए ना आए, वी विल स्टार्ट आवर क्लासेस, क्योंकि हम लोग डिले नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग का काम भी डिले हो जाएगा ना इससे। सो लेट अस स्टार्ट। जैसे कि बात करते हैं, देखो कोलाइडल्स। बचपन से पढ़ते आ रहे हो कोलाइडल। सबसे जरूरी चीज है कोलाइडल का मीनिंग क्या होता है, पता होना चाहिए। अब ये कोलाइडल क्यों पढ़ा रहा हूँ, मतलब बात क्या है, क्यों कोलाइडल पढ़ा रहा हूँ। जैसे आज का टॉपिक में था कि हम पढ़ने वाले थे सेडिमेंटेशन, कोएगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन। ये बिल्कुल ही थियोरेटिकल टॉपिक है, बट थोड़ा बहुत इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको तुमको जानना जरूरी है, इसलिए इसको पढ़ा रहा हूँ। क्लियर है? तो इन सबको जानने से पहले हमको पता होना चाहिए कि कोलाइड्स क्या होता है। एक बार क्वेश्चन आया है 2021 में, कोलाइड्स को डायरेक्ट, ये कोलाइड्स होते क्या हैं, दैट यू शुड नो फर्स्ट। तो अगर हम बात करते हैं कोलाइड्स की, तो कोलाइड्स क्या बोल रहा है, एक इंपॉर्टेंट क्लास है किसका, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। ठीक है, तुम जब नोट्स बनाओगे क्या बनाओगे, इंपोर्टेंट हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक, ऐसे बना दिया। उसमें क्या हो रहा है, फॉर्म्ड ड्यू टू मिक्सिंग डिस्पर्स्ड फेज विथ डिस्पर्सन मीडियम। एक डिस्पर्स्ड फेज होना चाहिए, एक डिस्पर्सन मीडियम होना चाहिए, मतलब बहुत ही सिंपल है। पानी भर दो इसमें, और एक डिस्पर्स्ड होना चाहिए, जो इसमें डालते ही तुम्हारा चारों दिशा में वो हो जाए, घुल मिल जाए। ठीक है, इट शुड बी घुल मिलिंग, डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि मोस्ट सब्सटेंस लाइक क्रीम्स, मिल्क, कर्ड, मेडिसिन आर कोलाइडल्स। ये सब के सब कोलाइडल्स है, ये तुम जान रहे हो। क्योंकि क्रीम जब भी बनता है, तुम जानते हो, मिल्क के ऊपर से जब गर्म करते हो, ठीक है, तो उसमें से एक स्कीम निकलता है ना, एक ऊपर से जाली टाइप का स्पाइडर वेब टाइप सा एक बन जाता है जो क्रीम। ठीक है, तो वो कैसे बन रहा है, वो बन कैसे रहा है, बात आ रहा है ना। तो उसमें भी एक डिस्पर्सन मीडियम आ रहा है, ऊपर में कुछ जमा हो रहा है। मिल्क भी है, कर्ड भी है, और मेडिसिन भी है, दही भी है। जब तुम अचार डालते हो उसमें, तो दही फट जाता है ना, बन जाता है दही, जमाने लगते हो। ठीक है, घी भी बनता है। ये सब जो चीजें हैं, ये सब कोलाइडल से, दैट यू नो। ठीक है, बचपन से हम ये चीज पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि मिस्ट हुआ, फॉग हुआ, ये सब भी कोलाइडल है। इसके बारे में हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बट ये कोलाइडल की क्या है, कोलाइडल शोज ए स्पेशल फीचर। कौन सा फीचर, जिसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। इसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, और ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, इसको हम ब्राउनियन मूवमेंट भी बोलते हैं। ठीक, एक तो टिंडल इफेक्ट होता है, दूसरा चीज है ये ब्राउनियन मूवमेंट भी होता है इसमें। टिंडल इफेक्ट तुम जान रहे हो, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, इसमें लाइट पास करने से एक अलग ही तरीके का स्कैटरिंग दिखता है। ठीक है, स्कैटरिंग होता है लाइट का। ठीक है, दैट यू नो टिंडल इफेक्ट क्या है। ब्राउनियन मूवमेंट भी जानते हो कि रैंडम मोशन होना पार्टिकल्स का एक डिस्पर्स्ड मीडियम में। ठीक है, तो हम अगर हम पढ़ने जाते हैं, डिटेल डिस्कशन अगर किया जाए, तो कोआगुलेशन ऑफ कोलाइड्स के बारे में हम ज्यादातर देखते हैं किसी भी चीज में। लेकिन हम जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, कौन सा, सेडिमेंटेशन, कोएगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन, ये किस संदर्भ में पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, ये जानना जरूरी है। हम पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि हमको वेस्ट वाटर मैनेजमेंट को टारगेट करना है। ठीक है, वी आर टारगेटिंग वेस्ट वाटर। अगर हम पढ़ रहे हैं इस प्रॉपर्टीज को, तो हम वेस्ट वाटर को टारगेट करते हुए पढ़ रहे हैं। ठीक है,
तो जब भी हम कोलाइडल्स की बात करें तो कोलाइडल्स को हमको जानना जरूरी है, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लासिफाइड होते हैं दो तरीके से। एक होता है हाइड्रोफोबिक इन नेचर, दूसरा आता है हाइड्रोफिलिक कोलाइडल्स। हाइड्रोफोबिक कोलाइडल्स, हाइड्रोफिलिक कोलाइडल्स, ठीक है। देयर रेस्पेक्टिव वाटर हेटिंग कैपेसिटी एंड वाटर लविंग कैपेसिटी, दो तरीके की कैपेसिटी, एक है वाटर हेटिंग, एक है वाटर लविंग, दैट यू नो। पोलर नॉन पोलर जो एक कैटेगरी होता है ना जो वाटर का, उसमें वाटर लविंग और वाटर हेटिंग वाला हम जान रहे हैं, ठीक है। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में यही एक बड़ा प्रिंसिपल है जो कि मदद करता है वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक कोलाडाइल्स डू नॉट केमिकली रिएक्ट विथ ए कोआगुलेंट, पहली बात। While hydrophilic colloidals may chemically react with a colloidal coagulant used in the treatment process। अब ये बोला कि coagulant, ये एक वर्ड यूज किया coagulant, यहाँ पे भी एक वर्ड यूज किया है coagulant। ये coagulant होता क्या है ये भी पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो ये बोलता है कि एज ए रिजल्ट हाइड्रोफिलिक कोलाइडल सच एज डाई रिक्वायर मोर coagulant than a hydrophobic colloid, ठीक है। अब बात आता है हाइड्रोफिलिक, समझ रहे हो, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक की बात चल रही है। वेस्ट वाटर में जब तुम वेस्ट वाटर को रिलीज करते हो, ठीक है, तो उसमें जो वेस्ट रिलीज हो रहा है उसमें कुछ तो डिजोल्व हो जाएंगे, कुछ सस्पेंडेड रहेंगे, ठीक है। जो डिजोल्व और सस्पेंडेड हो भी रहे हैं उनमें क्या खासियत है, एक होगा वाटर फोबिक, एक होगा वाटर का फोबिया होगा, एक से एक सस्पेंडेड पार्टिकल को, दूसरा वाटर लविंग होगा, ठीक है। जो वाटर लविंग होगा वो क्या होगा, ऐसे अटैच हुआ होगा वाटर से कि उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। जबकि हाइड्रोफोबिक वाला जो है वो इजीली क्या होगा कि किसी के साथ भी रिएक्ट करके वो सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो जो रिएक्शन बनता है वो किसके साथ बनता है, कोआगुलेंट के साथ बनता है। ये कोआगुलेंट मदद क्या करता है, ये वेस्ट जो हाइड्रोफोबिक वेस्ट है उनको जल्दी से जल्दी उसको पानी से एक्सट्रैक्ट, वेस्ट वाटर से एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालने में मदद कर रहा है। क्लियर, समझ में आ रहा है नितिन, आया ना, समझे ये वाला पोर्शन जो समझाया अभी, क्लियर हुआ। हाँ तो यही बात है कि जो ये हो रहा है, हम कोआगुलेंट की मदद किस लिए ले रहे हैं, हम उसको सेटलिंग डाउन करने के लिए कोआगुलेंट की मदद ले रहे हैं। तो पिक्टोरियल व्यू में तुम एक चीज ऑब्जर्व करो, पहली बात, जब भी अगर हम बात करते हैं, सपोज करो कि एक वाटर ट्रीटमेंट अभी हुआ नहीं है, बिफोर वाटर ट्रीटमेंट, ये पानी है, पानी में बहुत सारे जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो सस्पेंडेड है, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है, नेगेटिव चार्ज है, वेस्ट वाटर पहुंच गया है, नेगेटिवली चार्ज हो गया है और वो सस्पेंडेड फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। तुम क्या करोगे, एक कोआगुलेंट डाल दोगे इसके साथ, वो क्या करेगा कि उन वेस्ट मॉलिक्यूल के साथ बाइंडिंग करना शुरू कर देगा, उसको न्यूट्रल बनाना शुरू कर देगा। वो चार्ज पार्टिकल थे ना, तो तुम एक ऐसा चार्ज पार्टिकल डालोगे, अगर वो नेगेटिवली चार्ज है तुम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डालोगे, जिससे कि वो क्या होगा, जिससे कि तुम्हारा वो ये क्या होगा, बाइंड होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही वो बाइंडिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा, उस बाइंडिंग प्रोसेस की वजह से क्या होगा, तुम्हारा सेटलिंग डाउन शुरू होगा, ठीक है। सेटलिंग डाउन शुरू होगा, जिस प्रोसेस को हम फ्लोकुलेंट बोलते हैं, जिस जिस प्रोसेस को हम फ्लोकुलेशन भी बोलते हैं। न्यूट्रल चार्ज बन के वो डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। तो इसकी जो पूरी कहानी है, ये कोआगुलेशन में यही चीज हो रहा है। तो कोआगुलेशन हम पढ़ रहे हैं इतने देर से, कोआगुलेशन कोआगुलेशन बोल रहा ना, इसमें यही चीज हो रहा है। तो वो बोलता क्या है कि जो पार्टिकल है वाटर में, वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को कैरी करता है ऑन इट्स सरफेस। कॉमन एग्जांपल की बात करें, हम क्ले पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्ले 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 एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, सिलिका भी है, आयरन भी है, पेंट भी है, इवन ऑयल भी है, सबके पास एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ये क्या होते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, तुमको पता ही है। अगर क्ले को तुम छोड़ दो पानी में वो सस्पेंडेड रहेगा, सिलिका भी रहेगा, आयरन कंटेंट भी रहेगा, और पेंट जो तुम क्या बोलते हो घर में जो चूना वूना देते हो, ठीक है, अलग अलग कलर का पेंट, उसको भी पानी में फेंक दो तो वो सस्पेंडेड रहेगा,
टेल भी सस्पेंडेड रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, जो सस्पेंडेड रह रहा है वो पार्टिकल क्या है, सस्पेंशन फॉर्म में है, तो उसको क्या चाहिए, एक मैकेनिकल प्रोसेस चाहिए कि जिससे वो रिमूव हो जाए वाटर में, ठीक है। रहता तो यही सब है, तो इसको रिमूव करने की ताकत होनी चाहिए, पहली बात तो अब इसमें जो एक चीज तुम दिख रहा होगा तुमको, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा जूम किया तो देखो इसमें कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, फिरदौस आ गया फाइनली। इसमें लिखा हुआ है कि डायमीटर ऑफ ए पार्टिकल, डायमीटर में क्या है, ये 10 mm का पहला पार्टिकल है, दूसरा है तुम्हारा 1 mm का, ठीक है। इसमें तुम्हारा ग्रेवल है, इसमें तुम्हारा सैंड है, ठीक है। डायमीटर ऑफ पार्टिकल में देखो कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, जैसे कि बात करें डायमीटर ऑफ पार्टिकल में तुम्हारा 10 mm है, 1 mm है, ग्रेवल में भी 1 mm है, और यहाँ पे 2 mm है। ये टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है। और सेटलिंग टाइम इन 1 मीटर वाटर 1 सेकेंड, 10 सेकेंड, 2 सेकेंड दिया है, ठीक है। तो ये टाइम लेता है कितना, देखो 10 mm का ग्रेवल जो है वो 1 सेकेंड में सेटल हो जाएगा, 1 mm का जो सैंड है वो 10 सेकेंड में सेटल होगा, ठीक है। वैसे ही 100 माइक्रोमीटर का फाइन सैंड जो है वो 2 मिनट में सेटल होगा, एंड 10 माइक्रोमीटर का जो है वो सिल्ट और डस्ट है वो 2 आवर में सेटल होगा, एंड 1 माइक्रोमीटर का जो क्ले है वो भी 8 दिन में सेटल होगा, ठीक है। ये तो अलग अलग प्रोसेस है, ठीक है। 0.1 कोलाइडल्स जो है वो 2 साल में सेटल होंगे, देखो भाई साहब, कोलाइड्स की बात आई तो वो 2 साल में सेटल होंगे, समझ रहे हो, तो कितना बड़ा ये मतलब बात आती है। तो कोलाइडल सॉलिड जो होते हैं टेक्निकली वो बहुत टाइम लेते हैं, मोर टाइम टू सेटल, ठीक है। बट ये सब जो है ये जल्दी सेटल होते हैं क्योंकि टर्बिडिटी इनकी हाई होती है, टर्बाइड होते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं ये तो क्विकली हो जाते हैं, सेटेबल सॉलिड्स बहुत जल्दी सेटल हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें कोआगुलेशन प्रोसेस में, तो कभी कभी तुमको क्या दे देगा कोआगुलेशन प्रोसेस में, पूछ देगा कि भाई कौन पहले सेटल हो रहा है कौन बाद में सेटल हो रहा है, तो तुम क्या लिखोगे, ग्रेवल पहले सेटल, फिर सैंड, फाइन सैंड, सिल डस्ट, क्ले, कोलाइड्स, ऐसे लिखना होगा। सीक्वेंस है, सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस तुमको याद रखना है, तभी तुम एग्जाम में सक्सेसफुल हो पाओगे। ऐसे चीजें याद रखो तभी सक्सेसफुल हो, इन्हीं छोटे छोटे चीजों से क्वेश्चन बन जाएगा, और तुम वो क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे, अगर तुम पढ़े नहीं होगे ढंग से तो क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे। क्या ज्योति फिर से लेट आज, क्या हो गया, प्रॉब्लम हो रहा है क्या ज्योति? कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या फिरदौस और ज्योति को, कुछ बोल ही नहीं रहे इन लोग। फिरदौस भी कुछ नहीं बोला है आज, सर क्लियर है आवाज, ज्योति भी नहीं बोल रहा है, खाली नितिन का ही मैसेजेस आ रहा है। आ रही है सर, ज्योति मेरी आवाज आ रही है? तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ फिरदौस, जो चल रहा है अभी एम्स वाला? ज्योति कुछ बोल ही नहीं रहे, ज्योति है भी क्लास में? खैर, सर बस एम्स में ही, अच्छा ठीक है, लेकिन पढ़ते रहो। देखो कठिनाई सबकी जिंदगी में, कठिनाई सबके जिंदगी में है, ऐसी परिस्थितियां बनेगी, तुमको पता भी नहीं है हम क्या क्या किए हैं, हम क्या क्या किए हैं तुमको पता भी नहीं है, हम बोलना शुरू करेंगे तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है ज्योति। तुम तो ये बहुत छोटा चीज है, तुम अभी टाइम है, तुम आराम से कर पा रहे हो, ठीक है, हम क्या क्या किए हमको पता है। चलो खैर, ठीक है हम आगे चलते हैं। अब हम
पूरा कंप्लीट प्रोसेस को समझते हैं, पहली बात तो। ठीक है, अब बात आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज्ड पार्टिकल जो हैं वो वाटर में मौजूद होते हैं, वेस्ट वाटर में। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस ऑफ ए पार्टिकल इन वाटर work with a familiar statement about magnetics, like repels, like opposite attracts। ये सब जान दो तुम। like चीजें रिपेल करते हैं, opposite चीजें अट्रैक्ट करते हैं। The term used to describe the charges are cationic, which refers to positive charge, and anionic, which refers to negative charge। ये सब बेकार चीज है, ये थ्योरी पोर्शन है, इसको नहीं समझने की जरूरत है। हम डायरेक्ट चलते हैं, हमको क्या समझने की जरूरत है। बात करते हैं कि एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं जेटा पोटेंशियल। ये बहुत बार ये वर्ड सुने होंगे केमिस्ट्री में, जेटा पोटेंशियल, जेटा पोटेंशियल। ठीक है, तो ये होता क्या है, इन एडिशन टू पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टर ऑफ ए चार्ज, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इज रिफर्ड टू एज जेटा पोटेंशियल। याद रखो, पहला पॉइंट है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ ए चार्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्ट्रॉन्गर चार्ज क्रिएट मोर स्टेबल सस्पेंशन ऑफ ए पार्टिकल इन वाटर। ज्यादा सस्पेंशन पार्टिकल को करवाता है। ठीक है, जेटा पोटेंशियल इज मेजर्ड ऑन ए स्केल ऑफ -61 से +61, -61 टू +61 पे ये कर रहा है। वेयर फर्दर फ्रॉम जीरो इज स्ट्रॉन्गर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज विथ ए मोर स्टेबल सस्पेंशन इन वाटर। नियर जीरो की अगर हम बात करें, नियर जीरो में क्या हो रहा है, पार्टिकल्स विल रेडिली फॉल आउट ऑफ द सस्पेंशन while escalating much beyond +-10 will require coagulation। समझ रहे हो जेटा पोटेंशियल क्या बोल रहा है, कि आज तक जितने भी पार्टिकल मिले हैं, जितने भी पार्टिकल तुमको पूरे वेस्ट वाटर में मिल रहे हैं, उसका जो जेटा पोटेंशियल है वो -61 से +61 तक ही है। ठीक है, उसमें भी ये बोलता है कि अगर हम जीरो पे पहुंच जाते हैं तो उसमें स्ट्रॉन्ग नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो दिखाएगा वो ज्यादा सस्पेंडेड फॉर्म में रहेगा। अगर जीरो मान के चलते हैं तो उस समय पे क्या होगा, पार्टिकल सस्पेंडेड में रहेगा। लेकिन बियॉन्ड +2 +10 हो जा रहा है, मतलब अगर हम बात करते हैं -61 टू +-10, ये बोल रहा है अगर हम +-10 का एक दायरा ले लेते हैं, -10 टू +10, -10 के नीचे तो सस्पेंडेड रहेगा, लेकिन +10 के ऊपर अगर कोई भी जेटा पोटेंशियल वाला चार्ज मिल जाता है तो उसको कोआगुलेशन प्रोसेस चाहिए, एक्सक्लेट प्रोसेस चाहिए। ये चीज वो बता रहा है। क्या बोल रहा है, नियर जीरो द पार्टिकल्स विल रेडीली फॉल आउट ऑफ द सस्पेंशन। ये तो आराम से गिर जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, जीरो पे तुम्हारा पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएगा। वाइल एक्सक्लेटिंग मच बियॉन्ड +10 विल रिक्वायर कोआगुलेशन। अगर -10 और +10 से ज्यादा दिखा रहा है तो उसको कोआगुलेशन प्रॉपर्टीज की जरूरत है। मतलब क्या है कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज को ला के उसको न्यूट्रलाइज करके उसको सेटल डाउन करो। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको नेगेटिव चार्ज को ला के न्यूट्रल बना के उसको सेटल डाउन करो। ये काम है जेटा पोटेंशियल में का। ये जो टर्म है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इसकी कैटेगरी पढ़ते हैं कि किन कैटेगरी में वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है, जेटा पोटेंशियल। ज्योति तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही है, ना मैसेज कर रहे हो, क्या क्लास व्लास में हो या ऑन करके चले गए हो कहीं? कुछ बोल ही नहीं रहा है कोई। अरे क्लास में इंटरेक्टिव नहीं रहोगे तो कैसे समझोगे चीजें, मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा है। हम भी तुम लोगों के लिए डिनर मिस करके बैठते हैं, याद रखो। हमको फिर बना के खाना पड़ता है। तापस आया भाई, ईद का चांद। ठीक है, तो जेटा पोटेंशियल हम पढ़ रहे हैं, तो जेटा पोटेंशियल में अगर हम बात करते हैं 0 to +5 है।
अपने आप कोआगुलेशन प्रॉपर्टीज होगा, रैपिड कोआगुलेशन और फ्लोकुलेशन प्रोसेसेस होगा। ठीक है, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, 0 to +5 के अंदर, +-5 के अंदर ये चीज हो रहा है। +10 से +-30, ठीक, इसमें क्या हो रहा है, ईयरली इंस्टेबिलिटी, इसमें इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो रहा है। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा -30 से +-40, मॉडरेट स्टेबिलिटी। ठीक है, +-40 से +-60, गुड स्टेबिलिटी। मतलब इजीली कोआगुलेशन नहीं होगा, जितना नीचे जाओगे इजीली, नॉट इजी, इजी नॉट कोआगुलेशन, कोआगुलेशन इजी नहीं होगा। कोआगुलेशन का मीनिंग क्या है, कि तुम नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को ला के, वो जो सस्पेंडेड पार्टिकल है उनका चार्ज को न्यूट्रल बना रहे हो, उनका न्यूट्रल बनाते ही क्या हो जाएगा, वो सेटल डाउन करना शुरू हो जाएगा। ये कोआगुलेशन प्रोसेस का काम है। ठीक है, कोआगुलेशन प्रोसेस का काम है। बट जितना कम होगा, जितना कम रेंज में होगा, उतना ज्यादा कोआगुलेशन ऑटोमेटिक होगा। ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, तुम खुद सोचो ना यार, +30 को 0 बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, -30 का नेगेटिव चार्ज चाहिए। तो भाई क्या है वो, डेफिनेटली उसके लिए ज्यादा चार्ज चाहिए। तो ज्यादा चार्ज चाहिए मतलब क्या है, कोआगुलेशन प्रोसेस जो है उसमें ज्यादा मेहनत लगाना होगा, इसीलिए वो स्टेबल है। जितना ज्यादा तुम्हारा नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा, वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, उसको कोआगुलेशन करना मुश्किल होगा। समझ रहे हो, तो ये चीज क्लियर रखो दिमाग में। ये पॉइंटर समझ में आया तापस? आज खत्म हुआ, लेकिन ये पॉइंट जो समझाया वो समझ में आया। स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ जेटा पोटेंशियल क्या कैसे कैलकुलेट किया मैंने, क्या समझाया, डिड यू गेट इट? ये समझ में आया या नहीं आया? हाँ या ना तो ओ कोई बोल ही नहीं रहा। फिर दोस्त भी चुप बैठा हुआ है। नो सर। ओके, तुम लेट आए हो ना, प्लीज रिपीट। देखो ये प्रोसेस है, कोआगुलेशन क्या होता है, कोआगुलेशन प्रोसेस में हम देख रहे हैं बेसिकली केमिकल वाटर का ट्रीटमेंट प्रोसेस है। ठीक है, जो क्या हेल्प करता है, रिमूव द सॉलिड ऑफ वाटर बाय मैनिपुलेटिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऑफ ए पार्टिकल सस्पेंडेड इन दी वाटर। बहुत सिंपल चीज है। मैं बात करता हूँ, एक पानी का ग्लास ले रखा है मैंने। ठीक है, और उसमें मैंने क्या किया है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जैसे कि क्ले कंटेंट को सस्पेंड कर दिया है, क्ले को मैंने सस्पेंड कर दिया है। और वो क्ले क्या है ना, सेटल डाउन हो नहीं रहा है, वो पॉल्यूटेंट के तौर पे वहां घुस गया है। ठीक है, पॉल्यूटेंट छोड़ दो, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वहां पे है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, मेरे को पानी को क्लीन करना है। तो पानी को अगर वेस्ट वाटर को क्लीन करना है, तो मेरे को क्या करना है, उसको सेटल डाउन कराना होगा। ये सेटल डाउन तो हो नहीं रहा है, तो मैं करूंगा क्या, मैं अचानक एक कोआगुलेंट लाऊंगा। ये कोआगुलेंट कैसा होना चाहिए, ये कोआगुलेंट पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज कोआगुलेंट होना चाहिए। ये क्या करेगा, इस नेगेटिव के साथ बाइंड आउट करेगा, इस नेगेटिव के साथ पॉजिटिव करके बाइंड आउट करेगा, बाइंड कर देगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के साथ बाइंड कर देगा। जैसे ही बाइंड कर देगा, ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा चार्ज। अब जैसे ही ये न्यूट्रल हो जाएगा, इसकी सेटलिंग स्पीड जो है बढ़ जाएगी, सेटल डाउन ये जल्दी जल्दी हो जाएगा सेटल डाउन, क्योंकि ये उसके बाद ना एक दूसरे से चिपकना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सेटल डाउन होकर एग्लोमरेट बनाते हैं, एग्लोमरेट मतलब एक दूसरे के पास पास आके क्लोज करके बड़ा मोलिक्यूल बना के सेटल डाउन हो जाएंगे। ये प्रोसेस है, कोआगुलेंट के बाद कोकुलेंट होता है। तो मैंने ये समझाया। अब इसमें भी क्या है कि जेटा पोटेंशियल नाम का एक वर्ड है। क्या है ये जेटा पोटेंशियल वर्ड, ये बोलता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इज रिफर्ड टू एज जेटा पोटेंशियल। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कि वो जो एलिमेंट था जो नेगेटिव था, सपोज करो जो मैंने पहले दिया था ना नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, उसका जो रेंज है वो -5 to +5 है, -5 to +5 के रेंज के अंदर है। तो इस अगर -5 चार्ज है किसी भी चीज का, तो मेरे को सिर्फ +5 चार्ज चाहिए उसको न्यूट्रल बनाने के लिए, जीरो बनाने के लिए। अगर +5 चार्ज है, तो मेरे को क्या चाहिए, -5 चार्ज चाहिए उसको न्यूट्रल बनाने के लिए सिर्फ। ठीक है,
लेकिन अगर -40 रहेगा तो मेरे को 40 टाइम्स चार्ज लेके आना होगा ना जी। समझ रहे हो, उसको न्यूट्रल बनाने के लिए। तो जो कोआगुलेंट लगेगा वो ज्यादा लगेगा ना, कोआगुलेंट उसको सेटल कराने के लिए ज्यादा कोआगुलेंट लगेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी जितना ज्यादा नेगेटिव है, जितना ज्यादा पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा वो स्टेबल रहेगा, उसको सेटल करना मुश्किल होगा मेरे लिए। तो जितना कम जेटा पोटेंशियल उतना ज्यादा रैपिड कोआगुलेशन होगा। यही चीज मैं समझा रहा हूं कब से, समझ रहे हो? अब क्लियर हुआ? तपसा, तपस, ज्योति तो भाई जवाब ही नहीं दे रही है, पता नहीं वो ऑन करके चली गई कहीं गायब, और फिर दोस्त भी पता नहीं ऑन करके गायब हो गया है, वो भी नहीं बोल रहा है कुछ। तापस तुमको समझ में आया कि नहीं? नितिन तुमको समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ ये जो कॉन्सेप्ट मैंने तुमको समझाया, वेदर यू आर क्लियर और नॉट? गॉट इट? तो कोआगुलेशन, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन, इन सब अगर वर्ड्स तुमको मिल जाते हैं एग्जाम में, रोना मत, कंफ्यूज मत होना, अच्छे से जवाब दे के आना, ठीक है? चलो, अब चलते हैं थोड़ा और डिटेल में, ठीक है? तो अगर हम डिटेल में और थोड़ा बात करते हैं तो बोलता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द केमिकल वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस, coagulation should occur upstream of the flocculation, ठीक है? अपस्ट्रीम ऑफ द फ्लोकुलेशन बोला, अब ये क्या समझा रहा है भाई? अपस्ट्रीम ऑफ द फ्लोकुलेशन मतलब तुम अचानक से किसी चीज को सेटल डाउन नहीं करा सकते हो, पहले उसको कोआगुलेशन करोगे तभी उसको फ्लोकुलेशन करोगे। अब ये चीज क्या है समझो, मतलब कि वो ये बोलना चाहता है कि अगर तुम्हारे पास एक टैंक है, ठीक है, फिर नीचे जा रहे हो और एक टैंक मिल रहा है, और नीचे जा रहे हो एक और टैंक मिल रहा है, भाई तुमको जो कोआगुलेशन है ना उसको यही करना होगा। यू हैव टू डू द कोआगुलेशन प्रोसेस इधर ही, ओनली इधर ही करना होगा कोआगुलेशन प्रोसेस। तुम लास्ट स्टेज में आके, बीच स्टेज में आके कोआगुलेशन करोगे और फिर फ्लोकुलेशन पे जाओगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। अपस्ट्रीम मतलब क्या बोल रहा है कि जहां से पॉल्यूशन शुरू हुआ है, सपोज करो यमुना का पॉल्यूशन मेरा अपस्ट्रीम से शुरू हुआ है। अपस्ट्रीम मतलब क्या है? जहां से रिवर फ्लो होते हुए आ रही है, अगर वहां पे पॉल्यूटेंट पॉल्यूट कर रहे हैं मेरा रिवर को, तो मैं ही वहीं उसको क्लियर क्लियर करूंगा, कोआगुलेशन प्रोसेस वहीं फेंकूंगा। मैं डाउनस्ट्रीम में आके कोआगुलेशन नहीं करूंगा, मैं अपस्ट्रीम से ही कोआगुलेशन करूंगा, ठीक है? वही चीज वो बोल रहा है कि कोआगुलेशन प्रोसेस जो है वो हमेशा रिवर के अपस्ट्रीम में करना चाहिए, ठीक है? वही चीज वो समझा रहा है। तो उससे क्या होगा? विद द हेल्प ऑफ कोएलेशन, destabilized particles began to collide and create small masses, जो कि हम देख रहे हैं न्यूट्रल चार्ज बनेगा तो वो एक दूसरे के पास पास आएंगे, often called as pin flocks और micro flocks, since they are barely visible to naked eye। इसका जो साइज होता है वो 50 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है? फिर इसके बाद क्या होता है? फ्लोकुलेशन प्रोसेस आता है। फ्लोकुलेशन प्रोसेस में क्या होता है? क्लम्पिंग होता है पार्टिकल्स का टुगेदर, मतलब एक न्यूट्रल पार्टिकल दूसरे न्यूट्रल पार्टिकल से चिपकना शुरू होता है, ऐसे तीसरे चौथे से करके एग्लोमरेट बनाता है। एग्लोमरेट क्या है? एक बड़ा सा क्या अंगूर जैसा शेप का क्लम्पिंग करेगा, एक दूसरे से मिलना शुरू कर देंगे, ठीक है? तो इससे होता क्या है? दिस प्रोसेस इंट्रोड्यूस ए लार्ज मॉलिक्यूल विथ इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज्ड बाइंडिंग साइट टू अट्रैक्ट द ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स और माइक्रोफ्लॉक्स। The flocculation reaction itself is highly visible as resulting flocks readily separate from the water, ठीक है? अब इससे क्या हो रहा है समझो, जैसे कि जो एग्लोमरेट बन रहा है, सपोज करो जो मैंने वो एग्लोमरेट बना दिया, वो एग्लोमरेट जो बनता है ना वो विजिबल होता है, क्योंकि पहले हमने पढ़ा कि जो कोआगुलेशन प्रोसेस हुआ, कोआगुलेशन प्रोसेस में जो हमारा जो छोटा छोटा जो न्यूट्रल पार्टिकल जो बना है वो दिखता नहीं है, क्योंकि वो 50 माइक्रोमीटर के साइज का होता है। जैसे ही तुम फ्लोकुलेशन में पहुंच रहे हो, फ्लोकुलेशन में साइज बड़ा हो गया तो वो हाईली विजिबल हो जाता है। हाईली विजिबल मतलब वो बाहर पे शो होने लगता है कि नहीं ये बाहर में आ रहा है, सेटल डाउन हो गया है। बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े तुम्हारे कंकड़, बड़े बड़े तुम्हारे ऑर्गेनिक मैटर जो डिपोजिट होने लगते हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फ्लोकुलेशन, ठीक है? तो इंटरचेंजेबल वो बोलता है कि दोनों ना अलग अलग भी हो सकते हैं, मतलब क्या है
कि पहले एग्रोमेट बनेंगे, बाद में कोआगुलेशन हो सकता है। दिस प्रोसेस कैन हैपन, कि पहले फ्लोकुलेशन हो के बाद में तुम्हारा कोआगुलेशन हो, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, ये कहीं नहीं लिखा है कि पहले कोआगुलेशन नहीं होके बाद में फ्लोकुलेशन होता है। तुम खुद सोचो ना, अगर एक एग्लोमरेट बन रहा है, अगर ये बहुत सारा एग्लोमरेट एक दूसरे के पास आ भी रहे हैं, तो ये टूट के छोटे पार्टिकल भी तो बन सकते हैं और अलग अलग हो सकते हैं। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है दोनों प्रोसेस हो सकते हैं, पहले ये बाद में वो, बाद में ये पहले ये, दिस कैन बी पॉसिबल। इसमें कोआगुलेशन प्रोसेस में ये पॉसिबल है। क्लियर। अब बात आता है कि हम इतने देर से पढ़ रहे हैं कोआगुलेंट 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 कोआगुलेंट, ये कोआगुलेंट है क्या? व्हाट आर द कोआगुलेंट्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोआगुलेंट्स, किस तरीके के टाइप्स होते हैं, क्या उनके जो टाइप्स होते हैं वो हमको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, देर आर मेनी कोआगुलेंट्स, बहुत टाइप के कोआगुलेंट होते हैं जो कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में काम आते हैं, बट उनमें से भी तीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन टाइप्स जो है दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो तीन टाइप्स में कौन कौन से टाइप्स हैं? पहला टाइप है तुम्हारा मेटल बेस्ड कोआगुलेंट, ठीक है, जो कि लार्जेस्ट अवेलेबल है, जिसमें कि हमारा आता है सबसे पहले एल्यूमिनियम सल्फेट और फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड भी है। ठीक है, ये जो सॉल्ट बनाता है उसमें आता है पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट, ये सब फेमस है, एल्यूमिनियम सल्फेट, फेरिक क्लोराइड, पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट, ये सब फेमस नाम है किसके लिए? मेटल बेस्ड कोआगुलेंट। ये सब यूज होता है वही चार्ज को न्यूट्रल बनाने के लिए। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा सिंथेटिक कोआगुलेंट, सिंथेटिक कोआगुलेंट में तुम्हारा पॉलीएमिन और पॉलीडाइमैक, ठीक है, ये सब भी आते हैं। फिर आता है तुम्हारा बाइपोलर कोआगुलेंट, बाइपोलर कोआगुलेंट कौन सा है? जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से बन रहा है, अब ये भी है जो कि पानी को हेल्प करने में मदद आता है, जैसे कि लिग्निन हुआ, टैनिन्स हुआ, स्टार्च हुआ, ये सब भी मदद करता है। ठीक है, देयर आर ऑल्सो पॉलीसेकेराइड, कुछ पॉलीसेकेराइड भी हैं जो कि मदद करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या आता है तुम्हारा, ठीक है, बायोपॉलीमर जैसे कि चिटोसैन, पेक्टिन, कैराजिनिन, प्लांटागो, अदर्स। ठीक है, ये सब माइक्रोबियल प्रोसेसेस के तुम्हारे बाइपोलम पॉलीमोला बाइपॉलीमर कोआगुलेंट है। ठीक है, देखो ये कोआगुलेंट कोआगुलेंट जो है ना, तुमको अलग अलग दिखा, सिंथेटिक दिखा, मेटल दिखा, बाइपोलिम पॉलीमर दिखा। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर हम बात कर रहे हैं कोआगुलेंट का, तो ये कोआगुलेंट जरूरी नहीं है कि सिर्फ वेस्ट वाटर में ही हो, वेस्ट वाटर में ही हो ये तो जरूरी नहीं है। ठीक है, कुछ अनडिजायर्ड चीजें तो हमारे ब्लड में भी हैं, कुछ अनडिजायर्ड चीजें तो हमारे बॉडी के वाटर में भी होंगे, कुछ अनडिजायर्ड चीजें तो कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी फ्रेश वाटर बॉडी में भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ वेस्ट वाटर में ही हो। ठीक है, तो अलग अलग जगह के लिए, अलग अलग यूजेस के लिए तुम्हारे ये तीन तरीके के कोअगुलेंट बनाए गए हैं। ठीक है, पॉलीमर वाला जो होगा वो तुम्हारा बायो ऑर्गेनिजम्स हुआ, जैसे कि तुम्हारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनके ब्लड सेल्स वगैरह में, वहां पे भी पॉसिबिलिटी है कि ये कोअगुलेंट दिखेंगे। ठीक है, दिस इज पॉसिबल। ठीक है, तो ये तुम्हारे तीन टाइप के कोअगुलेंट होते हैं, यू शुड नो कि ये तीन टाइप के कोअगुलेंट क्या है, और इनमें से नाम कभी पूछ देगा। ये सब ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सब है। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। देन कम्स इंपोर्टेंट टर्म पीएच एंड ईएच। ईएच एक इंपोर्टेंट वर्ड है, रेडॉक्स पोटेंशियल। ठीक है, रेडॉक्स पोटेंशियल इसको बोलते हैं ईएच। ठीक है, रेडॉक्स पोटेंशियल मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, तुम ये पढ़े हो नर्न्स इक्वेशन, डेल्टा जी इक्वल टू एन एफ ई। ठीक है, फिर तुम ये जो ईएच है, जिसको हम बोलते हैं क्या, रेडॉक्स पोटेंशियल, ईएच इज कॉल्ड एज रेडॉक्स पोटेंशियल। और पीएच क्या है? एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। देखो डेफिनेशन देखो, एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन प्लस। ठीक है, अब ये एक दूसरे से रिलेटेड है, पीएच जो ईएच है ना, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, जो हाइड्रोजन है वो किस तरीके की एक्टिविटी, रेडॉक्स रिएक्शन होगा कब?
रेडॉक्स रिएक्शन होगा कब, उसका पीएच के साथ क्या रिलेशन है, ये सब तुमको पता करना है। ठीक है, यही चीज मैं तुम्हारे होमवर्क पे छोड़ता हूँ, रेडॉक्स पोटेंशियल और पीएच इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो तुम बताना। ठीक है, बाकी ईएच जो है दैट इज पॉसिबल। ईएच क्या है, ईएच तुम्हारा रेडॉक्स पोटेंशियल है, उसके कुछ फॉर्मूले हैं तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये सारे उसके फॉर्मूले हैं, मैं इनके डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सब नहीं पूछेगा एग्जाम में, इतना हाई फाई नहीं पूछेगा। बट हाँ, ईएच का जैसे मैंने बोला ना कि एक रिलेशन होता है ईएच का, ठीक है, वो ये रिलेशन है पीएच के साथ, दिस इज द रिलेशन। ठीक है, जिसमें आर टी एफ एन क्यू ई ई एच ये तुम जान रहे हो। अब मैंने जैसे बोला कि ये रेडॉक्स पोटेंशियल है, रेडॉक्स पोटेंशियल का मीनिंग क्या है कि एक जगह में रिडक्शन हो रहा होगा, एक जगह में तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। प्लस टू का बुक खोल लो केमिस्ट्री का, ठीक है, प्लस टू 11 का बुक खोल लो केमिस्ट्री का, थोड़ा पढ़ लो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा पढ़ लो। उसमें कुछ चीजें हमने पढ़ा था, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये सब वर्ड्स हमने पढ़े थे। तो उसमें हो क्या रहा था, एक जगह में कैथोड था, एक जगह में एनोड था, इलेक्ट्रॉन कहीं से फ्लो कर रहा था, इलेक्ट्रॉन कहीं जाकर डिपोजिट हो रहा था। ठीक है, तो एक जगह में रिडक्शन और एक जगह में ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो तो क्या होगा, वो रेडॉक्स नहीं होगा, रेडॉक्स रिएक्शन होगा। तो इसी तरीके से हर एक सेल का अलग अलग रिएक्शन का एक रेडॉक्स पोटेंशियल तो जरूर होगा। पोटेंशियल का मीनिंग क्या है, वोल्टेज ही है वो, उससे भी तुम्हारा क्या है, केमिकल एनर्जी से तुम्हारा क्या पैदा हो रहा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हो रहा था। तो रेडक्स पोटेंशियल भी इसी तरीके का चीज है, किसी भी रिएक्शन में अगर कैथोड और एनोड की बात की जा रही है, इलेक्ट्रॉन कहीं से निकल के कहीं डिपोजिट हो रहा है, तो देयर कम से रेडक्स पोटेंशियल। वो जो रेडक्स पोटेंशियल है वो तुम्हारा है क्या, वो तुम्हारा वोल्टेज ही है। इसीलिए ईएच को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोला जा रहा है, जनरेटेड बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड। समझ में आया, ये उसकी कहानी है। अगर हम चलते हैं फिर आगे, ठीक है, तो तुम एक क्वेश्चन देख लो, ये हम कब से पढ़ के आ रहे हैं, गैल्वेनिक सेल जो हम बहुत दिन से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो ईएच जो है वो तुम्हारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल तो है ही, बट वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की तरह भी काम करता है, बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल, while pH represents the activity of hydrogen known as proton। ठीक है, ये तो समझ रहे हो, इसको तो बताने की जरूरत है नहीं, क्लियर। तो ये रिएक्शन दिया है, इसमें एनर्जी कहीं गेन हो रहा है, एनर्जी कहीं रिक्वायर हो रहा है, तो उसके हिसाब से तुम्हारा हाइड्रोजन का एक पोटेंशियल बन के आएगा, जो पोटेंशियल बन के आएगा वो ये रिएक्शन देगा। दिस इज वेरी फेमस रिएक्शन, तुमको ये चीज रिएक्शन याद करना है ताकि तुम्हारे लिए सब चीज आसान हो, ईएच और पीएच जो भी है वो तुम अच्छे से बना सको। ठीक है, तो आई थिंक कि ये जो पोर्शन है ईएच पीएच का वो तुमको क्लियर होगा। पीएच पे तो ज्यादा कहानी है भी नहीं, ठीक है, पीएच पे वी डोंट हैव सो मच ऑफ स्टोरी। पीएच तो तुम जानते हो, नेगेटिव लॉक एच प्लस आयन। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुमको पीओ एच दे दूं, पीओ एच की वैल्यू अगर मैं तुमको दे दूं 5, तो मेरे को एच प्लस आयन निकाल के बता सकते हो कितना होगा। हाँ हाँ वो सही है। नहीं अरे, इलेक्ट्रॉन का एडिशन, ठीक है, कब होगा, जब तुम्हारा नेगेटिव साइन का चीज बनेगा और H प्लस आयन रहेगा तो वो क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया है। ठीक है, तो कहीं से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो वो क्या होता है, तुम्हारा ऑक्सीडेशन, अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, 11 होगा। सही में, क्या होगा भाई तापस, कैसे निकाले, टेल मी समथिंग, हाउ यू फाइंड दिस क्वेश्चन, हाउ यू फाइंड दिस क्वेश्चन, टेल मी समथिंग, कैसे निकाला तुमने इसको। 14 - 5 11 होता है। क्या तापस, ओ माय गॉड तापस, तुम मेरे को दुखी कर दिया, एकदम दुखी कर दिया तापस। यार क्या हो रहा है तुम्हारा,
अरे मेरे भाई 14 - 5 11 कैसे होगा रे भाई? तब से गजब ही माइनस यार, तुम इतना 4 बार कैलकुलेशन करने से पहले सोच तो लो। हाँ तो 9 होगा तो क्या होगा? मैंने बोला है H प्लस आयन का कंसंट्रेशन निकालने के लिए 11 होगा वो। कुछ भी बोल दे रहे हो। कितना होगा? बताओ। कोई और करके बताएगा? ये सब बेवकूफी है वो। करना ही नहीं है, बिल्कुल लालची की तरह सोना है, वैसे मत करो। करो यार, अच्छे से बनाओ। गड़बड़ क्यों कर रहे हो? जब तुम्हारा पीएच निकल जा रहा है तो तुम्हारे लिए क्या करना है? पीएच जब निकल रहा है तो तुमको इतना परेशानी क्यों है जब तुम्हारा पीएच निकल जा रहा है तो? पीएच होता क्या है अभी तो बताया तुमको। 9 है। बट H प्लस आयन क्या होगा? अरे 10 टू द पावर समथिंग ना। 10 टू द पावर 9 होगा ना रे भाई। 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर। 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 10 टू द पावर 9। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन तो समझ रहे हो ना, नेगेटिव लोगारिदम है। तो नेगेटिव लोगारिदम है तो कितना होगा? चलते हैं। पीएच का वैल्यू तुम बोला कि 9 आ गया। ठीक है। 9 = -log 10 H प्लस आयन। क्लियर? ठीक है। अब बात करते हैं -9 = -log 10 H प्लस आयन। ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि 10 की पावर 9 करूंगा तो मेरा H प्लस आयन आएगा। 10 की कितनी पावर करूंगा कि H प्लस आयन आएगा? ठीक है, -9 तो है, 10 की -9 करूंगा तो H प्लस आएगा। सिंपल सी तो बात है, इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। -n इधर ले लो। क्या ही दिक्कत है, -n इधर ले लो। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन पूछा तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ना बताओगे, कुछ और थोड़ी बताओगे अपने मन से। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। यू शुड नो दिस क्वेश्चन, और इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चंस के लिए तैयार ही रहो मोस्टली। ठीक है। पूछ लेगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये पूछने के चांसेस बनते भी हैं इनके। ये डेफिनेटली इसे पूछता ही है। तो अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ये हुआ तो OH का तो बता दो। इसका H प्लस का ये हुआ तो OH का कितना होगा? बहुत सिंपल। ज्योति हो भी। पता नहीं ज्योति है या नहीं है। नितिन कितना देख लिया अभी तक वीडियोस? कितने वीडियोस देख लियो? मेरे को अपडेट भी तो दिया करो यार, कितने वीडियोस देखे हो, क्या देखे हो? तुम लोग अपडेट ही नहीं दोगे तो मैं टेस्ट कैसे लूंगा? और टेस्ट नहीं लूंगा तो कैसे पता चलेगा कि क्या समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे हो? वो ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ कितने वीडियोस देख चुका अभी तक? EH PH तो आज खत्म हो गया। अब तुम्हारा वो जो टॉपिक है वो खत्म हो गया, अब कल से बायोजियोकेमिकल साइकिल। दो ही वीडियोस कंप्लीट किए हो अभी तक, शुरू से लेके अभी तक। दो ही वीडियोस कंप्लीट हो। कंटेंट में जाओ, कंटेंट में जाके तुम सिर्फ ऑफ सेकंड यूनिट और पहले यूनिट के सारे कर लिए हो। पहला यूनिट डन है सबका? टेस्ट लिया जाए संडे। पहला यूनिट डन है कि नहीं, हाँ या ना बोलो। अगर टेस्ट लेने में फिर मैं उतारू रहा हूँ, टेस्ट ले लूँ तुम लोगों का? क्या बोलते हो?
प्रैक्टिकल चल रहे हैं सर, मेरा पेल्जिक जोन की एंड तक ही किया है हूँ। कब तक कंप्लीट करोगे पेल्जिक जोन के एंड से आगे वापस? इस संडे तो टेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी है हाई। एक टेस्ट तो होगा, यूनिट 1 का टेस्ट करने का प्रोबेबिलिटी है, तो तैयार रहना। हवाबाजी थोड़ी करना है यार, प्रिपरेशन करना है तो अच्छे से करो ना। हवाबाजी करके थोड़ी चलोगा। डरोगे टेस्ट से तो कैसे होगा? कुछ क्वेश्चन तो सही करने ही पड़ेगा ना, टेस्ट से डरने से तो नहीं होगा। कि फियर यू कैनॉट डू इट, सिंपल सी बात है। फियर में नहीं रहना ना। ज्योति कहाँ है? ज्योति की आवाज ही नहीं आ रही, पता नहीं वो ऑन करके गायब हो गई है, क्या कर रही है, कुछ नहीं समझ आ रहा। वेरी सी, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। वेरी सी। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लूंगा और टेस्ट के लिए भी रेडी रहूंगा। ओके, कोशिश करते हैं तो इस संडे टेस्ट करने की प्लानिंग रहेगी, ठीक है? इसी समय पे एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है? तो उसके लिए तैयार रहना। तुम लोग का पेपर वन का क्लासेस कब हो रहा है? 7 PM को? ठीक है, वो तो अच्छा है, 7 PM को हो रहा है, जल्दी हो जा रहा है। ठीक है, हम लोग को टाइम मिल रहा है, थोड़ा गैप मिल रहा है, खाना भी खा पा रहे हो। 7 से 8 हो रहा है तो बीच में गैप भी मिल रहा है 1 घंटे का खाना खाने का। टीचिंग अपॉर्चुनिटी चल रहा है, हाँ वो मैं जानता हूँ, टीचिंग अपॉर्चुनिटी चल रहा है। जितेन सर ले रहे हैं क्या? नहीं, वो तो निधु मैम ले रही होंगी। खैर, सेकंड यूनिट भी पढ़ते रहो, पहला यूनिट खत्म करो, ठीक है? टेस्ट के लिए तैयार रहो। बाकी और क्या बोलेंगे, कि बाकी सब बढ़िया चल रहा है और क्या। नहीं प्रियंका मैम, ठीक है, जो भी ले रहे हो पढ़ो उसको भी अच्छे से, क्योंकि उसमें भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ईवीएस का पेपर तो भाई तुम्हारा डीआई टफ आएगा, ये तो निश्चित है। बाकी सब देख लेना तुम लोग। देखो, जो कोर कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ ना उनमें गलतियां मत करना, तो बढ़िया जाएगा पेपर। ठीक है, रेस्ट, तैयार रहो जो जो आ रहा है एग्जाम में। ठीक है, उसके लिए क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, ये दोनों क्लास फिनिश होने के बाद ना एक दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही ध्यान देंगे। ठीक है, एक दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही करेंगे, पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही ध्यान देंगे एक दिन पूरा। ठीक है, नो वरीड, उस दिन पूरा ही पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस ही चलेगा, और कुछ करना ही नहीं है उस दिन। ठीक है, पेपर वन का क्वेश्चन प्रैक्टिस, यूनिट वन का क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा और यूनिट टू का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। आज हो गया वेडनेसडे, और मुश्किल से 3 क्लास में खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, संडे ले लेंगे यूनिट वन का क्वेश्चन। ठीक है, मंडे और ट्यूसडे कोशिश करेंगे कि तुम्हारा वो एक बीच में 2-3 क्लास मिस भी हुए हैं उनको करेंगे थोड़ा, अगर हो सके तो थोड़ा खींच के उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसको कंप्लीट करके तुम्हारा फिनिश आउट कर देंगे। अब मैं जो भी टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, कुछ टॉपिक्स जैसे कि ये यूनिट टू है, यूनिट टू के टॉपिक्स पढ़ाने के बाद कुछ समय बच जाएगा, तो आधा घंटा हम लोग क्वेश्चंस डिस्कशन कर लेंगे पेपर वन का, जो यूनिट वन का एंड यूनिट टू का, फॉर योर हेल्पफुल। ठीक है, तुम्हारी मदद के लिए उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ताकि तुम एक बार तैयार भी हो जाओ कि नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे डीलिंग करना, ऐसे आएगा तो ऐसे डीलिंग करना, ऐसा आएगा तो ऐसे डीलिंग करना, ताकि वो हेल्पफुल रहे तुम्हारे लिए। ठीक है, देखो, फोकस बहुत जरूरी चीज है, मैं फिर समझा रहा हूँ। ठीक है, तुमको पढ़ाई, कंटेंट, मटेरियल, स्टडी मटेरियल और रिकॉर्डेड वीडियो सब मिल चुका है, अब भी अगर नहीं करोगे तो भाई कोई मदद नहीं कर सकता है। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के करो, साथ ही साथ लेक्चर जो पढ़ाए जा रहे हैं उनका रिकॉर्डिंग से भी नोट्स बनाओ। ठीक है, प्रॉपर, तभी तुम्हारा एक फ्रेम बनेगा। और दिन में तुम 1 घंटा कैसे नहीं निकाल पा रहे हो, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। प्रैक्टिकल हो या कुछ भी हो, 1 घंटा तो कोई भी निकाल सकता है दिन में। 1 घंटा का निकाल दिए होते तो ये सब नौबत ही नहीं आएगी, पढ़ के आराम से निकाल लोगे। 1 घंटा तो निकाल ही लो, कुछ भी करके। ठीक है,
तो कोशिश करते हैं आज का क्लास यहीं समाप्त हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा बाकी जो टॉपिक्स है उसको कवर आउट करेंगे। मोस्टली आज का जो टॉपिक था वो उतना हेवी नहीं था, कोअगुलेशन एंड पॉपुलेशन। बट हाँ, जेटा पोटेंशियल याद रखो। जेटा पोटेंशियल के डिफरेंसेस किन किन सॉलिड पार्टिकल्स में कैसे होते हैं, इनके बारे में पता करो। ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ई एच का जो फॉर्मूला है, रिडॉक्स पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उसको याद करो, जो नॉन्स्ट इक्वेशन के साथ जुड़ के बना हुआ है। ठीक है। पीएच और एच प्लस आयन का हाइड्रोजन जो वैल्यू है उसको निकालना आना चाहिए। इस तरीके का जो प्रॉब्लम है ये भी डायरेक्टली पूछा जाता है, तो इसके लिए भी तैयार रहो। ठीक है, ये सब आज के टॉपिक्स के फंडामेंटल्स हैं, दैट यू शुड नो बिफोर गोइंग टू एग्जाम्स, अदरवाइज तुम फिर फंसोगे, हमेशा फंसोगे। ठीक है, तुम्हारा फोकस ढीला होगा और तुम फंसोगे। ठीक है, तो उस चीज पे मत करना वो गलतियां। क्लियर? चलो। चलो नितिन, गुड नाइट। ज्योति, तापस, सभी को गुड नाइट। अरे ज्योति, तुम अभी आ गया? इतने देर से कहाँ थी? गुड नाइट करने तो जरूर आ गए तुम। इतने देर से मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी तुमको? इतने देर से बुला रहा हूँ, ज्योति कहाँ हो, ज्योति कहाँ हो, आवाज ही नहीं निकल रहा था तुम्हारा। मैं जैसे जा रहा हूँ एंट्री हो गई तुम्हारी भाई। कहाँ थे इतने देर से? बोल क्यों नहीं रही थी? पूछ रहा था कहाँ हो ज्योति, कहाँ हो ज्योति। वो आज बहुत लेट हो गए सर। ज्वाइन किया बट भाई ऐसे चलता रहेगा तो कैसे होगा? सर नहीं थे। ज्वाइन किया बट सर नहीं थे। ऐसा क्यों हुआ? वापस से उसको काट के फिर क्यों नहीं ज्वाइन किए? वो तो क्लासेस चलता ही रहता है, बीच में ज्वाइन करो या कभी भी ज्वाइन करो, वापस से तुम बैक जाके करते। देवर का हेल्थ खराब था सो। ओके। तुम ही पे सारी बर्डन दे दिए हैं क्या घर वालों ने? तुम ही पूरे घर को मैनेज कर रहे हो क्या? काम का प्रेशर। रात में समय निकालो बाबा, देखने के लिए वीडियोस वगैरह, अदरवाइज फंस जाओगे, बहुत बुरी तरीके से फंसोगे। ठीक है, कोशिश करो। चलो ठीक है। चलो।